हेलो गाइस, लास्ट सेशन में हमने ईसोफेगस की मूवमेंट्स डिस्कस की थी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टमक की मूवमेंट्स। पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्टमक की मूवमेंट्स में सबसे पहला आ रहा है हंगर कॉन्ट्रैक्शन। हंगर मतलब जब हम हंग्री होते, मतलब कि जब हमारा स्टमक एम्प्टी होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? एक तो ये हमारे जो है वो पेरिस्टाल्टिक वेव्स ही है जो सुपर इम्पोज्ड हो रहे हैं ओवर द गैस्ट्रिक स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब गैस्ट्रिक स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स है वो सुपर इम्पोज होंगे जब हम हंग्री हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पेरिस्टाल्टिक वेव्स ही है लेकिन डिफरेंट टाइप के हैं। और ये जो हंगर कॉन्ट्रैक्शंस है वो 3 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 हंगर कॉन्ट्रैक्शंस। तो जो टाइप 1 हंगर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है जो अपीयर हो रहा है जब हमारा स्टमक एम्प्टी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो गैस्ट्रिक मसल है ना उसका टोन है वो कम होगा और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका ड्यूरेशन होगा अबाउट 20 सेकेंड्स। और ये कॉन्ट्रैक्शन में हमारा जो प्रेशर है स्टमक का वो कितना जनरेट हो रहा है, 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। सेकेंड आ रहा है टाइप 2 हंगर कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे टोन बढ़ रहा है और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसका ड्यूरेशन भी होगा अबाउट 20 सेकेंड्स। और यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, 10 to 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। इसके बाद आ रहा है टाइप 3 कॉन्ट्रैक्शंस। यहाँ पे जो टोन है वो हाईएस्ट होगा और ये होगा हमारा जैसे कि इनकम्प्लीट टिटेनस है उसके जैसे। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन होगा 1 to 2 मिनट्स। यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा होगा, अबाउट 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। स्टमक की सेकेंड मूवमेंट में हमारा आ रहा है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। रिसेप्टिव रिलैक्सेशन मतलब जो हमारे स्टमक का अपर पोर्शन है, यहाँ पे जब फूड यहाँ पे आ रहा है स्टमक के अपर पोर्शन में तो क्या होगा, ये जो स्टमक है उसका रिलैक्सेशन होगा। क्यों रिलैक्सेशन हो रहा है? क्योंकि ये रिसीव कर रहा है फूड को। ठीक है, ये फूड जब ईसोफेगस में से स्टमक के अंदर आ रहा है तो ये फूड को एकोमोडेट करने के लिए स्टमक का रिलैक्सेशन हो रहा है। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्रेशर को बढ़ने नहीं देगा। थर्ड टाइप के कॉन्ट्रैक्शंस है पेरिस्टाल्सिस ऑफ स्टमक। जब फूड हमारा स्टमक के अंदर है तो स्टमक में पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस अपीयर होंगे। पेरिस्टाल्टिक वेव जो है ये अपीयर हो रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी है 3 पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 3 पेरिस्टाल्टिक वेव्स। और ये स्टार्ट हो रहे हैं लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ स्टमक। ये बॉडी है उसके लोअर पार्ट में, यहाँ से यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये फिर पास हो गए पाइलोरस से, पाइलोरिक स्फिंक्टर, और इसको ट्रैवल होने के लिए जो ड्यूरेशन लगता है वो है अबाउट 1 मिनट। और उसका फंक्शन क्या है, जो ये फूड है उसका ग्राइंडिंग करना और मिक्सिंग करना। नेक्स्ट आ रहा है फीलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ स्टमक। फीलिंग ऑफ स्टमक में जब भी कोई फूड स्टमक में नया फूड आ रहा है तो जो नया फूड है वो ग्रेटर कर्वेचर के नियर होगा, जैसे ये वाला है यहाँ पे लाइक दिस। तो ये नया फूड यहाँ जाएगा। ठीक है, और जो ओल्ड फूड है वो लेसर कर्वेचर के नियर रहेगा। ठीक है, और लिक्विड फूड है वो यहाँ से लेसर कर्वेचर के थ्रू जा करके ईजीली वो पाइलोरिक एंड तक पहुँच जाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लिक्विड फूड लिया है तो ये पूरे सॉलिड फूड को भी एनसर्कल करेगा। इसके बाद आ रहा है एम्प्टिंग ऑफ स्टमक। फूड हमारे स्टमक में अबाउट 3 to 4 आवर्स के लिए रह रहा है। ठीक है, और इसका जो एम्प्टिंग है वो स्लो हो रहा है। स्लो एम्प्टिंग क्यों होगा? क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। और कौन से फैक्टर्स है जो एम्प्टिंग को अफेक्ट कर रहे हैं? तो ये हमारे आएंगे पेरिस्टाल्टिक वेव्स, और ये मेनली पेरिस्टाल्टिक वेव्स ही है जो उसे एम्प्टी करेंगे। इसमें पाइलोरिक स्फिंक्टर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। अफेक्टिंग रेट ऑफ एम्प्टिंग, इसमें सबसे पहला आएगा वॉल्यूम ऑफ फूड। अगर स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा फूड है, लार्ज अमाउंट है, तो उसको एम्प्टी होने में टाइम लगेगा। सेकंड कंसिस्टेंसी ऑफ फूड, अगर लिक्विड फूड है तो वो जल्दी से एम्प्टी हो जाएगा, सॉलिड फूड है तो उसे टाइम लगेगा। थर्ड केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड, अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो ये जल्दी से एम्प्टी हो जाएंगे। इसके बाद प्रोटीन जो है वो फैट से जल्दी एम्प्टी हो रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट से धीरे एम्प्टी हो रहे हैं। और फैट है उसको सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब अगर हमने फैटी फूड लिया है तो स्टमक एम्प्टी होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद आ रहा है पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है पीएच के पीएच बढ़ रही है तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जल्दी होगा। नेक्स्ट आ रहा है ऑस्मोलारिटी ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। गैस्ट्रिक जो कंटेंट है वो आइसोटोनिक टू द ब्लड होगा, वो जल्दी से लीव करेगा। और अगर ये कंटेंट हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक होगा तो वो धीरे से स्टमक में से बाहर जाएगा। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हमारा नर्वस और हार्मोनल फैक्टर से रेगुलेट हो रहा है। नर्वस फैक्टर में आ रहा है एंट्रोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, और हार्मोनल फैक्टर्स में आ रहा है कुछ हार्मोन्स जो मोटिलिटी को इनहिबिट कर रहे हैं और कुछ हार्मोन्स जो मोटिलिटी को स्टिमुलेट कर रहे हैं।
तो एंट्रोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स क्या होता है? एंट्रोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स मतलब जो रिफ्लेक्स गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। जब भी हमारा काइम जो है वो डिओडिनम में होगा तो यहाँ से जो हार्मोन्स और जो नर्व स्टिमुलेट हो रही है वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इनहिबिट करेगी। एंट्रोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स का मैकेनिज्म क्या है? तो जब भी हमारा काइम डिओडिनम में है तो ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करेगा। ये नर्व इम्पल्स स्टमक के पास ट्रांसमिट हो रहे हैं कैसे? इंट्रिंसिक नर्वस ट्रैक्ट के थ्रू, और ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो डिओडिनम में से इम्पल्सिस आ रहे हैं वो एक्सट्रिंसिक सिंपैथेटिक फाइबर्स के थ्रू स्टमक में जाएंगे और ये भी गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इनहिबिट करेंगे। साथ साथ में कुछ इम्पल्सिस है जो डिओडिनम में से ट्रैवल करके आफ्रंट वेगल फाइबर के थ्रू ब्रेन स्टेम में जाएंगे और ब्रेन स्टेम के जो न्यूरॉन्स है वो एक्साइटेटरी इम्पल्सिस स्टमक को पास कर रहे हैं और इसके बाद जो इफ्रंट वेगल फाइबर्स है ये स्टिमुलेट करेंगे गैस्ट्रिक एम्पटिंग को, ठीक है। लेकिन ये जो इम्पल्सिस है डिओडिनम में से ये इनहिबिट कर रहे हैं ब्रेन स्टेम के न्यूरॉन्स को और इसके थ्रू ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। और कौन से फैक्टर्स है जो एंट्रोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को इनिशिएट करे? इसमें आ रहा है डिओडिनल डिस्टेंशन, जब फूड पार्टिकल्स डिओडिनम में है। सेकंड है इरिटेशन ऑफ डिओडिनल म्यूकोजा। थर्ड जो काइम है उसकी एसिडिटी। फोर्थ ऑस्मोलारिटी काइम की। और 5 ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन एंड फैट। सेकेंड है हार्मोनल फैक्टर्स। जब भी हमारा एसिड काइम डिओडिनम में आ रहा है तो जो डिओडिनल म्यूकोजा है इसमें से कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और ये हार्मोन्स ब्लड के थ्रू पास होकर के स्टमक के पास जाएंगे और स्टमक की मोटिलिटी को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। इसमें आ रहे हैं हमारे वाजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड, सिक्रीटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सोमेटोस्टेटिन एंड पेप्टाइड YY। नेक्स्ट है अप्लाइड फिजियोलॉजी। इसमें हमारी गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो एबनॉर्मल हो रही है तो एक आएगा हमारा गैस्ट्रिक डंपिंग सिंड्रोम, जिसे कहते हैं अर्ली गैस्ट्रिक एम्पटिंग। यहाँ पे रैपिड और क्विक डंपिंग हो रहा है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टमक में से सीधा जेजुनम में जाएगा और इसके कॉज में आएंगे, एक है गैस्ट्रेक्टोमी मतलब कि स्टमक को रिमूव कर दिया है, या गैस्ट्रोएंट्रोस्टोमी मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन को रिमूव किया है। सिम्टम्स में अर्ली डंपिंग सिम्टम्स में आ रहे नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लोटिंग, स्वेटिंग एंड वीकनेस, फटीग, डिजीनेस, फेंटिंग एंड पाल्पिटेशन। लेट डंपिंग के सिम्टम्स में आ रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया, स्वेटिंग, वीकनेस और डिजीनेस। एक और अप्लाइड है गैस्ट्रोपैरेसिस। गैस्ट्रोपैरेसिस है ये हमारा क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिलेड हो रहा है, ठीक है। इसके कॉजेज़ में है डायबिटीज़ मेलाइटस, या कोई सर्जरी है, या कोई इन्फेक्शन है, या कोई मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। नेक्स्ट अप्लाइड है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंटेंट है वो एबनॉर्मल फोर्सफुली एक्सपर्ल्ड होके बाहर आ रहे हैं, ठीक है। इसके कॉजेज़ में है कोई इरिटेंट कंटेंट अगर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में है, या मैकेनिकल कोई इरिटेशन है फेरिंग्स का। प्रेगनेंसी में भी वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल भी इरिटेशन करके वॉमिटिंग कर सकता है, या कोई नॉशिया होने वाली स्मेल या टेस्ट है, या मोशन सिकनेस है, सी सिकनेस है, कोई ट्रैवलिंग में किसी को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर विसरास का स्टिमुलेशन हो रहा है, ड्रग्स है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, GIT का कोई इन्फेक्शन है, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। वॉमिटिंग के मैकेनिज्म में सबसे पहला हो रहा है नॉशिया। नॉशिया क्या होता है? ये जो है वो अनप्लेजेंट सेंसेशन है जो वॉमिटिंग से पहले हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सलाइवरी और म्यूकस सिक्रीशन बढ़ रहा है। इसके बाद जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी इनवॉलंटरी मूवमेंट होगी और यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो वॉमिट करने का ट्राई करेगा। एक्ट ऑफ वॉमिटिंग में क्या हो रहा है? सबसे पहले एंटी पेरिस्टालसिस स्टार्ट हो गए। कहाँ से स्टार्ट हो गए? इलियम से, और ये माउथ के टूवर्ड्स जाएंगे। एंटी पेरिस्टालसिस मतलब ये पेरिस्टाल्टिक वेव्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसीलिए इसे एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं। और इसकी वेलोसिटी है 2 to 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले जो पेशेंट है उसको डीप इंस्पिरेशन और उसके बाद स्टॉपेज ऑफ इंस्पिरेशन होगा क्योंकि अभी कंटेंट वो बाहर आ रहा है। इसके बाद ग्लॉटिस बंद हो जाएगी और लैरिंग्स और हायोड बोन की मूवमेंट अपवर्ड एंड फॉरवर्ड हो, सॉफ्ट पैलेट एलिवेट हो जाएगा और डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो करके जो स्टमक है उसका कंप्रेशन होगा डायफ्राम और एब्डोमिनल वॉल के बीच में। और इसके बाद लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन और गैस्ट्रिक कंटेंट का फोर्सफुल एक्सपल्जन हो जाएगा। वॉमिटिंग रिफ्लेक्स की बात करें तो आफ्रंट फाइबर्स इसमें वेगस और सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू जा रहे हैं। सेंटर उसका मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। इफ्रंट फाइबर्स 5, 7, 9, 10 और 12 क्रेनियल नर्व्स के थ्रू पास होंगे। और मोशन सिकनेस और ड्रग इंड्यूस जो वॉमिटिंग है उसके सेंटर्स होते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, CTZ जिसे कहते हैं। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया तो भी वॉमिटिंग हो सकती है। ये वॉमिटिंग प्रोजेक्टाइल होगी और इसमें नॉशिया नहीं होगा। तो ये हमने वॉमिटिंग के बारे में डिस्कस किया। तो आज हमने स्टमक की मूवमेंट डिस्कस की। नेक्स्ट सेशन में हम इंटेस्टाइन की मूवमेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।